हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से डेली का डेली कर रहे हैं और डेली क्लास ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास जो आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है, क्या प्रारंभिक शिक्षा के 5वां क्लास है। ठीक, अब तक का जो आप लोगों का 4 क्लास कंप्लीट हो गया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो इसमें जो आप लोगों को पढ़ना है बौद्ध शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा के उद्देश्य, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं, बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र, ये सारे टॉपिक जो हैं आपके इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और आप लोगों को मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का ज़्यादा समय ना खर्च हो, ठीक, ज़्यादा समय खर्च ना हो और ज़्यादा जानकारी मिल जाए। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि बौद्ध शिक्षा क्या है, बौद्धिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं और बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ से। ये टॉपिक तो आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 नंबर का ज़रूर पूछ लेता है। ठीक, 1 नंबर का भी विकल्प में पूछ लेता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बौद्ध शिक्षा। जो लोग इस चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो बौद्ध शिक्षा क्या है? तो माना जाता है इस काल के 100 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ था। कब? 100 वर्ष पूर्व ही। ठीक, और उन्होंने अपने विचार के प्रचार प्रसार के लिए कठिन प्रयास किए। क्या किए? कठिन प्रयास किए। बुद्ध के इसी प्रयास की वजह से बौद्ध शिक्षा का जन्म हुआ। फिर आगे देखिए कि अनेक विद्वान जो है अनेक मत दिए हैं। तो डॉक्टर R.K. मुखर्जी के अनुसार क्या है कि उचित रूप से विचार किया जाए तो बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मणीय शिक्षा का केवल एक रूप है। ठीक, ब्राह्मणीय शिक्षा का एक रूप है। ठीक, और डॉक्टर F.E. केई के अनुसार क्या है कि इन्होंने जो बौद्धकालीन शिक्षा को बिल्कुल अलग बताया है। क्या बताया कि इनके अनुसार बौद्ध शिक्षा 15 वर्ष से अधिक प्रचलित रही है, 1500 वर्ष से अधिक प्रचलित रही है और उसने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणी शिक्षा की पद्धति की प्रतिद्वंदी थी। ठीक, परंतु अनेक बातों में उसके सदृश भी थे और इससे जो स्पष्ट होता है कि बौद्धकालीन शिक्षा कुछ भिन्नता रखते हुए भी क्या थी, वैदिक युग की शिक्षा पर आधारित थी। वैदिक युग आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, वो लोग जाके देख सकते हैं। आगे देखिए क्या है, बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछ लिया कि व्यक्तित्व का विकास करना के बारे में बताइए बौद्ध शिक्षा के हिसाब से, और भावी जीवन के लिए तैयार करना, या फिर पूछ सकता है चरित्र निर्माण करना, तो इन सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। ठीक, तो बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य क्या है? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, चरित्र का निर्माण करना, मोक्ष की प्राप्ति, व्यक्तित्व का विकास, भावी जीवन के लिए तैयार करना। ठीक, ये इनके उद्देश्य थे। और आगे जो है कि बौद्ध युग में शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? तो शिक्षा मठों एवं विहारों में प्रदान की जाती थी। जो शिक्षा मठों एवं विहारों में प्रदान की जाती थी, यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक, और दूसरा जो है शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्या संस्कार होता था। प्रवज्या संस्कार क्या होता है आगे बताऊंगा। ठीक, शिक्षा समाप्ति उप संपदा संस्कार होता था। और चौथा जो है अध्ययन काल जो है 20 वर्ष का होता था, जिसमें 8 वर्ष की प्रवज्या व 12 वर्ष की उप संपदा का समय होता था। शिक्षण विधियां क्या थी उस समय की? उपदेश विधि, संवाद विधि, व्याख्यान विधि, अभ्यास विधि, गोष्ठी विधि और भ्रमण या देशाटन विधि थी। अनुकरण विधि, व्याख्या विधि, ये सारी विधियां जो हैं इनको एक बार विस्तृत से समझ लेते हैं कि उपदेश विधि क्या है, संवाद विधि क्या है, व्याख्यान विधि क्या है। क्योंकि यदि आप लोगों के एग्जाम में पूछ लेता है कि उपदेश विधि को बताइए कि उपदेश विधि क्या है, या पूछ लेता है कि गोष्ठी विधि क्या है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? अगर आप लोग यहाँ पे आज पढ़ लेंगे आज की क्लास में तो आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, आइए बारी बारी से थोड़ा विस्तृत समझ लेते हैं कि उपदेश विधि जो है बौद्ध काल में शिक्षा मतों के साथ विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए, जिनमें शिक्षा के लिए प्रवचन विधि का प्रयोग किया गया। ठीक, प्रवचन विधि। संवाद विधि क्या है? इस विधि का उपयोग बौद्धिक
मठों में अधिक किया जाता है। यहाँ बैठकर विभिन्न समस्याओं तथा प्रश्नों का संवाद होते थे। आप लोग 2 लाइन में बिल्कुल याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक, व्याख्यान विधि क्या है? विद्यार्थियों को ज्ञान देने तथा तथ्यों को समझने के लिए व्याख्यान विधि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गुरु शिष्यों को तर्कपूर्ण ढंग से अपनी पाठ्य वस्तु की स्पष्टीकरण करता है तथा छात्रों की कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है। ठीक, समझ गए आप लोग। आगे है अभ्यास विधि क्या है? तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया जिन्हें अभ्यास विधि द्वारा सिखाया जाता है। ठीक, अभ्यास विधि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जिसमें रचनात्मक कार्यों द्वारा उत्पादन का प्रयत्न किया गया है। इस विधि के अंतर्गत छात्र स्वयं करके सीखता है। कैसे सीखता है? करके सीखता है, जिससे कार्यकुशलता का विकास होता है। कोई भी चीज़ हो, अगर आप लोग करके सीखेंगे तो आप लोग जल्दी सीखेंगे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक, और गोष्ठी विधि क्या है? गोष्ठी विधि बौद्धिक शिक्षा में गोष्ठी विधि का प्रयोग अधिक हुआ है। इसमें शिष्य गुरु के समीप बैठकर छोटे छोटे समूह में अलग अलग प्रकरणों पर गोष्ठी करते थे, बातचीत करते थे। ठीक, और भ्रमण या देशाटन विधि क्या है? इसके उपयोग से यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता था कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत भिक्षुओं ने देश विदेशों में भ्रमण करके अपने धर्म की शिक्षा प्रदान की। ठीक, और महात्मा बुद्ध ने स्वयं इस विधि का अनुसरण किया है। महात्मा बुद्ध ने स्वयं इस विधि को अपनाया है। ठीक, अनुकरण विधि क्या होती है? यह विधि सीखने सिखाने की स्वाभाविक विधि है। क्या है? सीखने सीखने की स्वाभाविक विधि है। प्राथमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग बौद्धिक काल में किया जाता था। भाषा की शिक्षा शुरुआत इसी विधि से की जाती थी। शिक्षक अक्षरों का उच्चारण करते थे। जो शिक्षक थे अक्षरों का उच्चारण करते थे, छात्र उनका अनुकरण करते थे। यानी शिक्षक जो बोलते थे और जो छात्र थे वो भी बोलते थे। शिक्षक अक्षरों को लिख कर बताते थे तो छात्र अनुकरण कर उन्हें लिखना सीखते थे। वो आज भी होता है। ठीक, और व्याख्या विधि क्या है? भारत यात्रा वर्णन में चीनी यात्री वेनसांग ने लिखा है। वेनसांग ने लिखा है कि शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ्यवस्तु का अर्थ बताते थे और पाठ्यवस्तु की व्याख्या करते थे। ठीक, इसी विधि का प्रयोग उच्च स्तर पर विशेष रूप से किया जाता था। समझ में आ गया आप सभी को? अब उससे भी इम्पोर्टेंट आ जाता है जो आप लोगों का 1 से 2 नंबर का पूछ लेता है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बौद्ध शिक्षा के प्रमुख 3 केंद्रों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो केंद्र हैं उन नामों को मैं लिख दिया हूँ, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग 3 नाम 2 नाम जो भी पूछेगा आप लोग बिल्कुल ही आसानी से आप लोग बता सकते हैं। ठीक, तो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं कि बौद्ध शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नादिया विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, जगदल्ला। ठीक, ये सारे जो हैं क्या हैं? प्रमुख केंद्र है बौद्ध शिक्षा के। और जो है कि बौद्ध मठ, ये सारे हैं केंद्र। ठीक, इन सबको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, इससे कि जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तो आप लोग रिपीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस आप लोगों को इतना ही पढ़ना था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।